एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जो हजारों सालों से धरती के नीचे छिपी हुई थी। एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया जितनी ही शानदार थी, फिर भी उसकी कहानी हमसे पूरी तरह से गुम थी। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया। यह बहुत पहले, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक विशाल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा पोषित विस्तृत मैदानों में फली फूली। यह फैला हुआ क्षेत्र जो आज पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत का हिस्सा है, कभी एक अद्भुत लोगों का घर था। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया था जो कई मायनों में अपने समय से कहीं आगे था। उनकी कहानी लगभग 100 साल पहले ही सामने आने लगी, जब पुरातत्वविदों ने मिट्टी के टीलों के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करना शुरू किया और मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय सामने आया जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। इस प्राचीन भूमि के केंद्र में 2 शानदार शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये छोटे गांव नहीं थे, ये विशाल शहरी केंद्र थे जिनमें से प्रत्येक में शायद दसियों हजार लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो, जिसका नाम मृतकों का टीला है, शहरी डिजाइन का एक उत्कृष्ट नमूना था जो एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा, जो खोजा गया पहला शहर था, उतना ही प्रभावशाली था। ये शहर एक ऐसी सभ्यता के केंद्र थे जिसमें 1000 से अधिक छोटे कस्बे और बस्तियां शामिल थीं। वे प्राचीन दुनिया में शायद ही कभी देखी गई सहयोग और योजना की अविश्वसनीय उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक शक्तिशाली और परिष्कृत संस्कृति के हलचल भरे, फलते फूलते केंद्र थे जिसने सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया। इन शहरों के बारे में जो बात वाकई हैरान कर देने वाली है, वह यह है कि इन्हें कैसे बनाया गया था। सिंधु घाटी के लोग शानदार इंजीनियर और शहर योजनाकार थे। उन्होंने अपने शहरों को एक ग्रिड प्रणाली पर डिजाइन किया था, जिसमें मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सीधी चलती थीं, जिससे साफ सुथरे व्यवस्थित शहर ब्लॉक बनते थे। इमारतें ईंटों से बनी थीं, जिन्हें भट्टियों में एक समान आकार और मजबूती के लिए पकाया गया था, जो उनके उन्नत उत्पादन तरीकों का प्रमाण है। मानकीकरण का यह स्तर एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण का सुझाव देता है जो ऐसे बड़े सार्वजनिक कार्यों का आयोजन कर सकता था। यह एक ऐसा समाज था जिसने व्यवस्था, सटीकता और समुदाय को महत्व दिया, जिससे अपने नागरिकों के लिए रहने के लिए एक स्वच्छ और संरचित वातावरण तैयार हुआ। इससे भी अधिक प्रभावशाली सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर उनका ध्यान था, जो प्राचीन दुनिया के लिए काफी असाधारण बात थी। मोहनजोदड़ो में लगभग हर घर में अपना बाथरूम और एक परिष्कृत जल निकासी प्रणाली से जुड़ा हुआ था। ढकी हुई नालियां सड़कों के किनारे चलती थीं, घरों से कचरा दूर ले जाती थीं और शहर को साफ रखती थीं। उन्होंने बड़े सार्वजनिक ढांचे भी बनाए, जिनमें पूरे शहर के लिए भोजन संग्रहित करने के लिए अन्न भंडार और मोहनजोदड़ो में एक उल्लेखनीय संरचना, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। इस विशाल जलरोधी कुंड का उपयोग धार्मिक समारोहों या सार्वजनिक स्नान के लिए किया गया होगा। यह सब एक ऐसी सभ्यता की ओर इशारा करता है जो अपने लोगों की भलाई और नागरिक जीवन की बहुत परवाह करती थी। इस महान सभ्यता की नींव सिंधु नदी बेसिन की उपजाऊ भूमि थी। यहाँ के लोग कुशल किसान थे जो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। वे दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास उगाया और उसे कपड़े में बुना। नदी की वार्षिक बाढ़ मिस्र में नील नदी की तरह उपजाऊ गाद जमा करती थी, जिससे कृषि अत्यधिक उत्पादक हो जाती थी और भोजन का अधिशेष होता था। इस अधिशेष ने शहरों की बड़ी आबादी का समर्थन किया और कई लोगों को अन्य व्यवसायों में जाने की आजादी दी। उन्होंने विभिन्न प्रकार के जानवरों को भी पाला, जिनमें मवेशी, भैंस और भेड़ शामिल थे, जो उन्हें भोजन, श्रम और सामग्री प्रदान करते थे और उनकी बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। खेतों के अलावा शहर प्रतिभाशाली कारीगरों और शिल्पकारों की गतिविधियों से गुलजार रहते थे। वे कई सामग्रियों के उस्ताद थे। कुम्हार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाते थे। साधारण भंडारण जार से लेकर जानवीय पैटर्न के जटिल डिजाइनों से सजाए गए सुंदर बर्तन तक। धातु श्रमिकों ने तांबे और कांसे से कुशलता से औजार, हथियार और आभूषण बनाए। लेकिन शायद उनका सबसे नाजुक काम गहनों में था। पुरातत्वविदों ने सोने, कार्नेलियन और लैपिस लजुली जैसे अर्धकीमती पत्थरों और यहाँ तक कि समुद्री सीपों से बने शानदार हार, कंगन और मोतियों को खोजा है, जो सुंदरता के लिए एक उल्लेखनीय नजर और उनके शिल्प में उच्च स्तर की तकनीकी कौशल को दर्शाता है। ये समाज भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। सिंधु घाटी के लोग महान व्यापारी थे, जिन्होंने दूर दूर तक फैले नेटवर्क स्थापित किए।
उन्होंने अपने सामान जैसे कपास के वस्त्र, मिट्टी के बर्तन और मोती मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक सहित दूर देशों के साथ व्यापार किया। इस व्यापार का प्रमाण मेसोपोटामियाई शहरों में मिली सिंधु मोहरों और सिंधु घाटी में मिली मेसोपोटामियाई वस्तुओं से मिलता है। इस व्यापार को प्रबंधित करने के लिए उन्होंने मानकीकृत वजन और माप की एक प्रणाली विकसित की। पत्थर से बने घनाकार वजन सभी एक सटीक अनुपात का पालन करते हुए पूरे क्षेत्र में पाए गए हैं, जो निष्पक्ष व्यापार और एक विनियमित अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। यह प्रणाली एक अत्यधिक संगठित और व्यावसायिक रूप से समझदार समाज को दर्शाती है। सिंधु घाटी में जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण और समतावादी प्रतीत होता है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के विपरीत राजाओं के लिए भव्य महलों, विस्तृत शाही कब्रों या बड़ी सेनाओं के बहुत कम प्रमाण हैं, जबकि स्पष्ट रूप से सामाजिक संगठन था जिसमें विभिन्न लोग विभिन्न काम करते थे। समाज में धन और शक्ति में उतने बड़े अंतर नहीं दिखते जितने अन्य जगहों पर देखे गए हैं। घर हालांकि आकार में भिन्न थे, उल्लेखनीय रूप से एक समान है, जो संसाधनों के अधिक न्याय संगत वितरण का सुझाव देते हैं। इससे कुछ लोगों का मानना है कि शहरों पर एक ही सर्वशक्तिमान शासक के बजाय पुजारियों, व्यापारियों या बुजुर्गों की एक परिषद का शासन हो सकता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे गहरा रहस्य उसकी लिखने की प्रणाली है। इंडस के लोगों के पास एक लिपि थी, लिखने का एक तरीका जो हजारों छोटे पत्थर की मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और बाकी आर्टिफैक्ट्स पर मिला है। ये मोहरें कला के असली नमूने हैं, जो आमतौर पर चौकोर होती थीं और जिन पर बैल, हाथी, गैंडे जैसे जानवरों और यहाँ तक कि यूनिकॉर्न जैसे मिथिकल क्रीचर्स की शानदार और असली जैसी तस्वीरें बनी होती थीं। इन जानवरों के साथ कुछ सिंबल भी बने हैं। एक ऐसी लिपि जिसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। हम लिखावट देख सकते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। ये एक शांत भाषा है जिसमें उनके विश्वासों, कानूनों और इतिहास के रहस्य छुपे हुए हैं। इन मोहरों का मकसद अभी भी बहस का विषय है, लेकिन ये शायद पहचान के लिए इस्तेमाल होती थी, शायद व्यापारियों के लिए अपने सामान पर निशान लगाने के लिए या अधिकारियों के लिए दस्तावेजों पर मुहर लगाने के लिए। हर मुहर अनोखी है। व्यापार और प्रशासन की दुनिया में एक पर्सनल सिग्नेचर। उन पर बने सिंबल्स, जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 400 है, इतने ज्यादा हैं कि वे अल्फाबेट नहीं हो सकते, लेकिन इतने कम भी नहीं हैं कि वे केवल चित्रलिपि हों, जिससे पता चलता है कि यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसे हमें अभी तक समझना बाकी है। जब तक हम इस खूबसूरत लिपि को समझ नहीं लेते, इंडस के लोगों की आवाजें, उनके नाम, उनकी कहानियां, उनके विचार हमसे खोए रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लुभावनी पहेली। जबकि उनकी लिखावट एक रहस्य है, उनके आर्टिफैक्ट्स हमें उनकी आध्यात्मिक दुनिया की छोटी झलकियां देते हैं। कई जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट्स को महिलाओं की कई छोटी टेराकोटा फिगुरेन्स मिली हैं, अक्सर एलैबोरेट हेड्रेसेस और गहनों के साथ। ऐसा माना जाता है कि ये एक मदर गॉडेस को दिखाती है, जो फर्टिलिटी, जीवन और सृजन का सिंबल है। ये बताता है कि एक फीमेल डीटी की पूजा उनके धार्मिक विश्वासों का एक खास हिस्सा रही होगी, जो कई शुरुआती कृषि समाजों में एक आम बात थी। ये छोटी मूर्तियां हमें उन लोगों के डेली रिचुअल से जोड़ती हैं, जो सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक डिवाइन मदर की ओर देखते थे। उनके धर्म के बाकी क्लूज उनकी मोहरों पर बने जानवरों के सिंबल और बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स से मिलते हैं। शक्तिशाली बैल, जिसे अक्सर दिखाया जाता है, ताकत और विरिलिटी का सिंबल रहा होगा। एक और दिलचस्प मोहर, जिसे कभी कभी पशुपति मोहर कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को दिखाती है जो योगिक पोज में बैठा है और जानवरों से घिरा हुआ है। कुछ स्कॉलर्स इसे लॉर्ड ऑफ द बीस्ट के रूप में हिंदू देवता शिव का शुरुआती रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। मोहेंजोदारो का ग्रेट बैथ उनके कल्चर में रिचुअल बेथिंग और पानी की शुद्धिकरण के महत्व को दिखाता है, एक ऐसा प्रैक्टिस जो आज भी साउथ एशिया के कई धर्मों में महत्वपूर्ण है। ये इकोज एक गहरी कल्चरल कंटिन्यूटी का संकेत देते हैं, जो प्राचीन इंडस को सबकॉन्टिनेंट की बाद की परंपराओं से जोड़ते हैं। करीब 2000 सालों तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फला फूला शहरों और बिजी ट्रेड की दुनिया में, लेकिन करीब 1900 ईसा पूर्व यह शानदार कल्चर कमजोर होने लगा। बड़े शहर धीरे धीरे खाली हो गए, उनके कॉम्प्लिकेटेड शहरी सिस्टम खराब हो गए, क्राफ्ट की परंपराएं खत्म हो गईं और दूर दराज का व्यापार रुक गया। स्क्रिप्ट, जो कभी एक कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी, गायब हो गई। करीब 1300 ईसा पूर्व तक ये कभी की महान सभ्यता गायब हो चुकी थी। उसके शहर छोड़ दिए गए थे और आखिरकार समय की रेत में दब गए थे।
इस गिरावट के सटीक कारण आर्कियोलॉजी के महान अनसुलझे रहस्यों में से एक है, एक पहेली जिसमें कई संभावित हिस्से हैं। पतन का कोई एक कारण नहीं था, यह शायद कई कारकों का कॉम्बिनेशन था जिसने धीरे धीरे सभ्यता को कमजोर कर दिया। एक मजबूत थ्योरी क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा करती है। मौसम के पैटर्न में बदलाव ने मॉनसून की बारिश को बाधित किया होगा, जिससे सूखा पड़ा और खेती मुश्किल हो गई होगी। इंडस नदी खुद, जो सभ्यता की जीवन रेखा थी, ने अपना रास्ता बदल दिया होगा। कुछ इलाकों में बाढ़ ला दी होगी, जबकि दूसरों को सूखा और बंजर छोड़ दिया होगा। इन पर्यावरणीय चुनौतियों ने खाने की सप्लाई को तनाव में डाला होगा, इकोनॉमी को अस्थिर किया होगा और आखिरकार लोगों को छोटे ग्रामीण इलाकों में ज्यादा टिकाऊ जीवन की तलाश में शहरों को छोड़ने पर मजबूर किया होगा। दूसरी थ्योरीज बताती हैं कि गिरावट सोशल या पॉलिटिकल फैक्टर्स से तेज हुई होगी। कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि लोगों के नए ग्रुप्स का आना, जिन्हें कभी कभी उत्तर से माइग्रेट करने वाले इंडो आर्यों के रूप में पहचाना जाता है, ने मौजूदा सोशल ऑर्डर को बाधित किया होगा। हालांकि बड़े पैमाने पर आक्रमण या बड़े पैमाने पर संघर्ष के कम एविडेंस हैं। यह ज्यादा संभावना है कि सांस्कृतिक बदलाव की एक धीरे धीरे प्रक्रिया हुई जब अलग अलग आबादी मिली। इंडस सोसाइटी की इंटरनल स्ट्रक्चर भी समय के साथ कमजोर हो गई होगी, जिससे यह बढ़ते पर्यावरणीय और आर्थिक दबावों का सामना करने में कम सक्षम हो गई होगी। हालांकि शहर ढह गए और स्क्रिप्ट भुला दी गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की विरासत पूरी तरह से गायब नहीं हुई। इसका प्रभाव सदियों से गूंजता रहा। बाद की साउथ एशियन कल्चर्स के ताने बाने में बुना हुआ। खेती में उनके पायनियर काम, खासकर कॉटन की खेती, सबकॉन्टिनेंट की इकोनॉमी की नींव बन गई। कर्मकांडी शुद्धता और स्नान पर उनके जोर को बाद की धार्मिक परंपराओं में देखा जा सकता है। उनके कुछ आर्टिस्टिक मोटिव्स और सिंबल्स भी बचे होंगे। इंडस की कहानी एक मजबूत याद दिलाती है कि सबसे महान सभ्यताएं भी गिर सकती हैं, लेकिन उनके आइडिया और इनोवेशन हजारों सालों तक दुनिया को आकार देते हुए टिक सकते हैं।